दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में बॉलीवुड सिंगर शान और नीति मोहन अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर को नहीं बल्कि 4 से 6 नवंबर तक मेले के तौर पर सेलिब्रेशन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 से लेकर 6 नवंबर तक छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मेला नवा रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 6 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। अंतिम दिन अलंकरण समारोह में जो सब शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आएंगे। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि सभी शहरों और गांव की जनता 1 नवंबर की शाम अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव के साथ साथ राज्योत्सव भी मनाएं। वहीं राज्योत्सव पर नवा रायपुर अटल नगर में शाह सरकार की तरफ से 10,000 दीप प्रज्वलित किए जाने हैं। इसके अलावा बात करें तो सरकार ने सभी कलेक्टर्स को यहां पर इसके निर्देश भी जारी किए हैं। गाड़ी पूजा वाला मंदिर में तकरीबन 558 पूजन हुए, जहां छत्तीसगढ़ में धनतेरस पर 23,000 वाहनों की बिक्री हुई, जहां एक ही दिन में 700 करोड़ का कारोबार अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है। रायपुर में धनतेरस के दिन मां काली मंदिर यानी कि गाड़ी पूजा वाले मंदिर में तकरीबन 558 गाड़ियों की पूजा अर्चना हुई, जहाँ धनतेरस के दिन पूजा कराने के लिए बाइक, कार और अन्य गाड़ियों को लेकर के पूजा कराने लोग पहुंचे। भीड़ को देखकर मंदिर ने 6 पुजारी लगाए हुए थे। बताया जा रहा है कि बाइक वाले 50 से लेकर 150, कार वाले 200 से लेकर 500 रुपए तक दक्षिणा देकर चले गए। तो वही धनतेरस के दिन ऑटो सेक्टर की बात करें तो लोगों ने जमकर खरीदारी की है। छत्तीसगढ़ में 700 करोड़ का कारोबार अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है। जहां बात करें तो मंदिर के पुजारी सुबोध मिश्रा ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से लेकर के मंदिर का पट खुला और एक एक करके 7 गाड़ियों के आने से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर रोजाना 10 गाड़ियों की औसतन पूजा होती है, लेकिन यहाँ 558 गाड़ियों की पूजा अर्चना बीते दिन हुई। साथ ही एक ही दिन में 23,000 गाड़ियों की बिक्री धनतेरस के दिन पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुई। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शोरूम से 20,000 बाइक और 3,000 कारों की बिक्री का मामला सामने आ रहा है। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि धनतेरस में पिछले साल से अधिक की यहाँ पर बिक्री हुई है। दंतेवाड़ा में धर्मांतरण को लेकर के 2 पक्षों में विवाद देखने को मिल रहा है। गांव में बैठक के दौरान ये बवाल हुआ, जहां पुलिस को गांव में घुसने के लिए ग्रामीणों की मनाही कर दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी गांव में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त बवाल हुआ है। गांव में 8 से 10 लोगों को जमकर पीटा गया है, जिसमें से एक महिला के बेहोश होने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। इस दौरान गाँव के बाहर एसपी समेत पुलिस के जवानों को ग्रामीणों ने बाहर ही रोक दिया। मामला कोंडा थाना क्षेत्र का है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिले के श्यामगिरी गांव में तकरीबन 8 से 10 परिवारों ने कुछ साल पहले मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था और इसके बाद से गांव के ग्रामीणों के साथ हमेशा विवाद की स्थिति इनकी बनती रहती थी। गांव के लोगों का कहना है कि उन परिवार के सदस्यों को वापस मूल धर्म में लौटने के लिए कहा जा रहा था। लगातार उनसे बातचीत भी की जा रही थी। वहीं एक बार फिर से जब गाँव में एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और बातचीत इतनी बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें से एक महिला बेसुध हो गई। उसे दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसके अलावा इस मामले की जानकारी जब दंतेवाड़ा पुलिस को मिली तो एसपी आर.के. वर्मन, एसडीओपी समेत अन्य लोग यहां पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि पहले तो गाँव के ग्रामीणों ने इन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया था, लेकिन समझाइश के बाद जब पुलिस गाँव पहुंची तो फिलहाल गाँव में स्थिति पुलिस के कंट्रोल में नजर आ रही है। तीसरी और छठवीं में आर्ट एजुकेशन और योगा सम्मिलित होगा, जबकि 2025 से स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम लागू होगा। पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं की किताबें यहां पर बदलने जा रही हैं। प्रदेश के स्कूलों में अगले शिक्षण सत्र यानी 2025-26 से एक नया पाठ्यक्रम लागू हो सकता है, जिसमें कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के साथ ही छठवीं की पूरी किताबें बदल जाएंगी। नई किताबें लिखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 33 किताबें तैयार की जा रही हैं, जिनमें हिंदी
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम की पुस्तकें हैं। जानकारों का कहना है कि पहली से लेकर 12वीं का पूरा कोर्स यहाँ पर बदलने जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया जाएगा। अगले साल 4 कक्षाओं का कोर्स बदलेगा। फिर 2026 से 27 के सत्र में 3 से 4 अन्य कक्षाओं की किताबें बदलने वाली हैं। 2-3 साल में स्कूली कक्षाओं की सारी पाठ्यक्रम की सारी बुक यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। ये पूरा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अंतर्गत हो रहा है और इसकी अनुशंसा के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार हुआ है। किताबें यहाँ पर लिखी जानी हैं। छत्तीसगढ़ 1 लाख दियों से छत्तीसगढ़ में रोशनी जो है जगमगाने वाली है। जहां 1 नवंबर को प्रदेश भर में दीप जलेंगे तो वहीं राज्योत्सव के लिए मेला ग्राउंड का बस यहां पर संचालन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में सरकारी दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में दीप जलाकर राज्योत्सव के जश्न को दिवाली की तरह मनाया जाए और इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी किया है। जहाँ रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया है कि नया रायपुर के एकात्म पथ पर हजारों दीपक एक साथ 1 नवंबर की शाम को जलाए जाएंगे। प्रदेश भर में इस तरह से 1 लाख से ज़्यादा दीपों के साथ एक साथ प्रज्वलन किया जाएगा। जहां राज्योत्सव के दिन को लेकर दीपोत्सव के तरह इसको मनाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख नगरों में दीप का प्रज्वलन किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर ने प्रदेश के कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि आम लोगों से भी अपने घरों में राज्य स्थापना दिवस पर दीप जलाने की अपील करें। इससे इधर हर जिला मुख्यालय में प्रशासन की टीमें यहां पर दिए यहां जलवाने जा रही है। लापरवाही का मामला दंतेवाड़ा से आ रहा है। जहां 39 मोतियाबिंद मरीजों में से 17 की आंखों में अब तक ये संक्रमण फैल चुका है। जिला हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 39 में से 17 मरीजों की आंखों में संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है और इन 17 में से 2 लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से जा चुकी है। संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या अब हर दिन बढ़ती जा रही है। पहले 11 मरीजों की आंखों में संक्रमण हुआ था और इसके बाद सोमवार को 3 नए मरीज पाए गए। इसके अलावा मंगलवार को आंखों के संक्रमित मरीजों की संख्या 17 तक जा पहुंची। अब सभी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। 39 मरीजों में से बाकी 22 लोगों के आंखों की रोशनी में संक्रमण का खतरा है। वहीं पूरे जिले में आंखों का इलाज करने के लिए एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के निर्देश पर CMHO ने मरीजों की आंखों के ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित करते हुए CMHO कार्यालय में अटैच कर दिया है। लेकिन डॉक्टर गीता नेताम जिले की इकलौती नेत्र रोग विशेषज्ञ है और उनके निलंबन के बाद से राज्य सरकार जिले में नया नेत्र रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं कर पाई है। जबकि यहां अभी भी 22 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इन मरीजों का इलाज पूरे तरीके से भगवान भरोसे है। अफसरों का कहना है कि यदि कोई संक्रमित मरीज सामने आता है तो उसे इलाज के लिए जगदलपुर और रायपुर रेफर किया जा रहा है, लेकिन जिले में इसके इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कारोबारियों से मिली गारंटी में किसान फंस गए। चाइना मेड हार्वेस्टर बेच किसानों से 25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आ रहा है और अब हार्वेस्टर के इंजन, ब्लास्ट गियर, बेयरिंग पट्टों में बड़ी खराबी को लेकर के किसान लगातार शिकायत करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा है। ठगी चाइनीज कंपनी कृषि उपकरण निर्माता कंपनी जूम लॉयन ने की है। इस कंपनी ने लोकल डीलर्स के जरिए प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा हार्वेस्टर बेच दिए। प्रति हार्वेस्टर तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए तक बेचा गया और इस तरह किसानों से हार्वेस्टर बेचने के नाम पर 25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। कंपनी ने गारंटी देकर हार्वेस्टर की मार्केटिंग की, जिससे किसान झांसे में आ गए। आज खरीदने वाले किसान परेशान हैं क्योंकि हार्वेस्टर काम नहीं कर पा रहे, इंजन ब्लास्ट हो रहे हैं, गियर बॉक्स, बेयरिंग पट्टे सब में खराबी आ रही है। एक दो नहीं बल्कि सारे हार्वेस्टर्स की यही शिकायत है। वहीं डीलर्स सर्विस नहीं दे रहे हैं क्योंकि पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। डीलर्स ने हार्वेस्टर रखने ही बंद कर दिए हैं। पड़ताल में बात सामने आई कि जूम लॉयन का ऑफिस कम यार्ड जो है कटक और मुंबई में है। ट्रैक्टर हार्वेस्टर बेचने वाले महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़ के डीलर्स ने इस कंपनी की डीलरशिप 2021 में ली थी और फिर एजेंट्स को इन जिलों के अलावा अन्य जिलों के गांवों में भेजा गया। किसानों को हार्वेस्टर के बारे में बताया गया, सस्ता डीजल की कम खपत, कम समय में धान की अधिक कटाई जैसे फीचर्स की वजह से किसान जो है झांसे में आ गया और अब अपने सिर पटक कर रोने को मजबूर है।
हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां गरियाबंद कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। मौत पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में हाथी प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। तो इसके विरोध में बीते दिन आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए फसल क्षति में 75,000 प्रति एकड़ के दर पर और जनहानि पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश गोलछा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुआवजे के अलावा कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाने पर पीएम आवास के 5 लाख रुपए मंजूर करने की भी मांग करी है। मांग पत्र में गूगल मैप के आधार पर मैनपुर रेंज के जिटार इलाके को सोना बेड़ा अभ्यारण्य के इलाके का हिस्सा बताते हुए ये सुधार की मांग की गई है। रायपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां स्किम्ड दूध में पाम ऑयल मिलाकर के ये तैयार किया जा रहा था, जिस पर खाद्य विभाग ने सील करके कार्यवाही की है। रायपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पर बीती शाम को छापा पड़ा, जहां पनीर बनाने के लिए दूध पाउडर के साथ ही पाम ऑयल मिलाकर ये पनीर तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को वहां से भारी मात्रा में नकली पनीर की बरामदगी हुई है। जानकारी के मुताबिक भाटा गाँव के नेशनल हाईवे के पास बंसल डेयरी है। फूड डिपार्टमेंट को नकली पनीर बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से टीम ने यहां छापा मारा। टीम ने नकली पनीर सीज कर उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। अफसरों के मुताबिक डेयरी में स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ ही पाम ऑयल और पानी को मिलाकर दूध की तरह लिक्विड बनाया जा रहा था और इसके बाद बॉयलर से हीट गर्म करके पनीर तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा बात करें तो नकली पनीर बनाने के लिए खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल, ग्लिसरॉल, मोनिस्टेरेट पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक। खबर रायगढ़ से, जहां 3 हाथियों को जहां दफनाया गया वहां दल ने अपना डेरा डाला हुआ है। रायगढ़ में जंगल का एक ड्रोन वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि 3 हाथियों की मौत करंट लगने की वजह से हुई थी, जिसको वन विभाग की टीम ने दफनाया, जहां पर हाथियों का डेरा जो है उनकी श्रद्धांजलि के लिए ऐसा हुजूम के टाइप यहां पर उमड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चुहकीमार नर्सरी क्षेत्र में 3 हाथियों की करंट लगने की वजह से शुक्रवार को मौत हो गई थी और ऐसे में हाथियों का दल अब भी उस क्षेत्र में विचरण कर रहा है जहां हाथियों को दफनाया गया था। 45 हाथी का दल पहुंच रहा है और उनके पैरों के निशान भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। बीते दिन हाथी के दल का एक ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाथियों को दफनाने वाली जगह पर हाथी श्रद्धांजलि देने अर्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर मान रहे हैं कि यहाँ हाथियों के पैरों के निशान मिले हैं। हाथी का दल यहाँ तक कई घंटे तक ठहरा हुआ था। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल या सर्वे के प्रसारण पर 13 से लेकर 20 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन सहित झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभाओं के आम निर्वाचन और अन्य क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के संबंध में 13 से लेकर 20 नवंबर तक के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना के अनुसार 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर 20 नवंबर 2024 को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन या फिर प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आयोग ने अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया है कि यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अंतर्गत झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं के उपनिर्वाचन और निर्वाचन संबंधित 48 विधानसभा, 2 संसदीय क्षेत्र में उपनिर्वाचन संबंधित ये तमाम जगहों के लिए ये नियम लागू हुआ है। भिलाई निगम में विकास कार्य के लिए 10 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है, जिस पर राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। विधायक और पार्षदों में श्रेय लेने की होड़ अब मचती नजर आ रही है। भिलाई नगर निगम के क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ 18 लाख रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी दी है, जिस पर भाजपा पार्षदों और वैशाली नगर विधायक ने खुशी जाहिर की है और अब इस काम का श्रेय लेने की होड़ लगनी भी शुरू हो गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने दावा किया कि नगर निगम भिलाई के तहत वैशाली
नगर विधानसभा के विकास कार्यों के लिए जारी बजट का प्रस्ताव सभी भाजपा पार्षदों ने मिलकर तैयार किया है, जबकि उन्होंने बताया कि शहर के अलग अलग विकास कार्यों के प्रमुख विकास कार्यों का खाका तैयार किया गया था, जिसके लिए हर वार्ड की प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखा गया था। वहीं अगर हम बात करें तो पार्षद दल ने भी उप मुख्यमंत्री से इस बाबत मुलाकात करी। साथ ही विधायक ने कहा कि उनके प्रयास से ये स्वीकृति मिली है और अब जो है श्रेय लेने का होड़ अलग अलग नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों साइड से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को नामांकन वापस लेने की तिथि समाप्त हो गई है और अब कुल 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर नामांकन वापसी की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अंतिम दिन एक अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब कुल 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चले कि इस उपचुनाव में कुल 46 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। समीक्षा के बाद इनमें से 34 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए थे। बीते दिन 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया था, जबकि एक और अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया है और अब नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चुनावी रण में कुल 30 प्रत्याशी ही अब यहाँ पर बने रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में सेलेक्ट हुए बालोद से 30 कैंडिडेट का चयन हुआ, जिसकी वजह से एसपी एसआर भगत ने इनसे मुलाकात करके बधाई दी और इनका उत्साह भी बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, जिसमें बालोद जिले के 30 से अधिक कैंडिडेट का चयन हुआ है और इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर प्लाटून कमांडर समेत अन्य पुलिस विभाग के पद शामिल है। चयनित हुए कैंडिडेट्स बीते दिन बालोद जिला मुख्यालय अधीक्षक से मिलने पहुंचे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने बच्चों को बताया कि जब पुलिस विभाग में वो शामिल हुए थे तब संसाधनों की कमी, ट्रेनिंग कैंप नहीं हुआ करते थे। एसपी भगत ने बच्चों को उनकी सफलताओं के लिए भी बधाई दी और साथ ही कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में बेहतर कार्यदक्षता का प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस विभाग में भी अच्छा नाम होगा।